सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारी सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग और उसके साथ साथ कंपनी अकाउंट्स दोनों एक साथ लेके चल रहा हूँ। तो ये वीडियो कंपनी अकाउंट्स का वीडियो नंबर 2 है। इसमें इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कहाँ तक बताया था कि कंपनी होता क्या है, मतलब मैंने बेसिक थ्योरी लेके चला था। उसमें आपको मैंने बताया था कंपनी होता क्या है और कंपनी के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन उसमें मैंने 3 प्रकार की कंपनी बता दिया था जो उसके दायित्वों के आधार पे थे। मेन जो आज कंपनी का प्रकार जो ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए चलते हैं वीडियो पे कि आज का टॉपिक क्या है। तो देखिए आज का टॉपिक है कि कंपनी जो होते हैं वो 2 प्रकार के और होते हैं। कौन कौन से? एक प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो अब समझते हैं कि ये दोनों होते क्या हैं। आज के टॉपिक में मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा और इसके साथ साथ ये डिस्कस करूंगा कि कंपनी की अंश पूंजी जो होती है वो क्या होती है, वो कितने प्रकार की होती है। इसके बाद का एक वीडियो में और आपका एक थ्योरी का वीडियो बनेगा, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। देखिए प्राइवेट कंपनी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी बहुत आसान है। तो प्राइवेट कंपनी के बारे में बताया है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268। ये देखिए कंपनी अधिनियम जो बना था हमारा कब, 2013, ये अमेंडमेंट हुआ था हमारा। कंपनी अधिनियम हमारा 1956 था, उसमें कई बार संशोधन हुए और संशोधन होने के बाद एक नया अधिनियम कंपनी अधिनियम 2013 जो संशोधन पुरानी कंपनी अधिनियम को संशोधित करके पूरी तरह से एक नया अधिनियम के तहत लाया गया, लॉन्च किया गया, बनाया गया। जो हमारा बना 2013 में बना, उसकी धारा जो 2 है उसकी उपधारा 68 में, उसकी उपधारा 68 में, धारा 2 उपधारा 68 में कंपनी जो कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी होता क्या इसके बारे में बताया गया। ठीक है, प्राइवेट कंपनी क्या होता है समझिए। प्राइवेट कंपनी से ऐसी कंपनी से है जो इसके अंतर नियमों द्वारा, यहाँ पर बताया गया कि प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो इसके अंतर नियमों द्वारा क्या, तो आगे बताया अंतर नियमों द्वारा इसके अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। इसके अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। याद रखने वाली बात यह है कि ये जो प्राइवेट कंपनी है वो कभी भी उसके अंश हस्तांतरित नहीं हो सकते। मतलब एक बार आपने खरीद लिया, एक बार आपने अंश ले लिया तो उसको आप दोबारा ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी बेच नहीं सकते, आपके पास ही रहेगा, वो हस्तांतरित नहीं हो सकती है। बात समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग पार्टनरशिप में एक बार मेंबर बनते हैं तो जब तक सभी पार्टनर की मर्जी नहीं होती तब तक हम अपना छोड़ नहीं सकते हैं, या हम अपने पार्टनरशिप का ओनरशिप किसी और पे हस्तांतरित नहीं कर सकते। सेम इसी तरह प्राइवेट कंपनी में भी जब हम अंश ले लेते हैं यानी हम कंपनी के ओनरशिप को ले लिए। अब हम जब ओनरशिप को लिए तो वो हस्तांतरित नहीं हो सकता है, यानी बदला नहीं जा सकता। हम अपने अंश को किसी और को दे नहीं सकते, यानी बेच नहीं सकते। क्लियर हुआ बात? ये हम कह सकते हैं अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने का मतलब यही है कि हम ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी अंश को बेच नहीं सकते हैं। दूसरा बात क्या बताया, अपने सदस्यों की संख्या न्यूनतम 2। याद रखिएगा, प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 2, और मैक्सिमम संख्या अधिकतम संख्या कितनी होती है, वो 200 तक सीमित रखती है। इसका अंतर नियम कहता है कि ये आप अपने सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, और मैक्सिमम मेंबर कितना रखेंगे आप मैक्सिमम मेंबर 200 रखेंगे। लेकिन अब इन 200 मेंबर में कंपनी तो चल नहीं सकता, तो इन 200 मेंबर को आप रखेंगे, लेकिन इसमें आपके कंपनी के कर्मचारी इन्वॉल्व नहीं होते, ना अभी के ना भूतपूर्व। ठीक है, वो आपके एम्प्लॉय जो होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, उनको छोड़ के, ठीक है, कर्मचारियों को छोड़कर आपके सदस्यों की संख्या मैक्सिमम 200 तक जाएगा। क्लियर हुआ बात? इसके बाद होता है कि कंपनी अपने अंशों एवं ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रण नहीं कर सकती। ठीक है, तीसरा अंतर नियम ये प्रतिबंध लगाता है कि कंपनी जो है अंश एवं ऋण पत्र खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती, यानी जनता को बुला नहीं सकता कि आप हमारे अंश खरीद लीजिए, कोई प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। इसी चीज को हम ये कर सकते हैं क्योंकि अंशों को आमंत्रण करने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रविवरण, ठीक है, जिसको हम लोग प्रविवरण कहते हैं। यानी कंपनी जो है जनता को अंश खरीदने के लिए प्रविवरण नहीं लागू कर सकती, प्रोस्पेक्टस, ठीक है, प्रोस्पेक्टस को जारी नहीं कर सकती। बात समझ में आया? तो कंपनी का ये भी बात समझना है कि कंपनी जो है जनता को अंश एवं ऋण पत्र खरीदने के लिए प्रविवरण जारी नहीं कर सकती, यानी प्रोस्पेक्टस जो है वो नहीं इशू कर सकता। क्लियर हो गया बात? ये इतना चीज पर प्रतिबंधित है। ठीक है, एक निजी कंपनी के लिए ये 3 चीज होना अनिवार्य है। बात समझ में आया? उसके बाद क्या है,
उसके बाद अब देखिए पब्लिक कंपनी क्या है, इतना ही हमारा कंपनी अधिनियम में बताया गया, इसलिए हम अभी इतना ही बात कर रहे हैं। इसके बाद आगे जो जो पॉइंट है वो अभी मैं बताऊंगा। इसके बाद देखिए क्या, उसके बाद हमारा ये है कि कंपनी अधिनियम 2000 पब्लिक कंपनी की बात करें यानी सार्वजनिक कंपनी की, तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 271, इसका धारा भी 2 है लेकिन उपधारा 71 है, 71 धारा 71 धारा 271 के अनुसार पब्लिक कंपनी से ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। बहुत आसान बता दिया, बहुत आसान बता दिया, लेकिन इससे क्लियर तो होगा नहीं, तो वही सारा चीज़ लिखेंगे जिसमें जो अपने अंशों को हस्तांतरित कर सकते हैं। देखिए सारा चीज़ अपोजिट हो जाएगा तो समझिएगा, यानी पब्लिक कंपनी जो होगा उसके अंश जो होगा वो हस्तांतरित हो सकता है यानी ट्रांसफरेबल होगा। ठीक है, ट्रांसफरेबल होगा, हस्तांतरित हो सकती है। उसके अलावा सदस्यों की न्यूनतम संख्या इसमें 7 होता है। न्यूनतम संख्या यानी मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं 7, और मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं तो अनलिमिटेड यानी जितना आप अंश निर्गमित कर दोगे उतना आपके मेंबर्स बन जाएंगे। बात समझ में आया, जितना आप अंश निर्गमन कर दोगे, जितना आप अंश भेज दोगे उतना आपके मेंबर बन जाएंगे। तो इसीलिए बोला जाता है अंशों की संख्या तक, निर्गमित अंशों की संख्या तक। बात समझ में आ रहा है, तो निर्गमित अंशों की संख्या तक बन सकते हैं उसके मैक्सिमम मेंबर, या फिर अनलिमिटेड भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अनलिमिटेड भी बोल सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितना होंगे तो 7 होंगे, मिनिमम कितना होंगे 7 होंगे। और इसके अलावा क्या होता है तो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। कंपनी जो है इसमें प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, यानी अपने अंशों एवं ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है, जनता को आमंत्रित कर सकती है। क्लियर हो गया बात, यहाँ तक बात समझ में आया। तो ऐसी कंपनी हमारा पब्लिक कंपनी और ऐसी कंपनी हमारा प्राइवेट कंपनी है। दूसरी बात, ये अपने नाम में केवल, जो यहाँ पर ये बातें नहीं लिखा हुआ है वो मैं बता रहा हूँ, जो ये अपने नाम के साथ केवल लिमिटेड वर्ड का यूज करती है, जबकि पब्लिक कंपनी अगर होगा तो पब्लिक कंपनी अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज करती है, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज करते हैं। कब? नाम के बाद में, नाम के बाद में निजी कंपनी हमेशा अपने नाम के बाद में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करेगी और पब्लिक कंपनी लिमिटेड वर्ड यूज करती है। क्लियर हो गया बात। इसके अलावा ये होता है कि इसकी जो प्रदत्त पूंजी होती है यानी पेड अप कैपिटल जो होता है इसका वो होना चाहिए कम से कम 5 लाख, कम से कम 5 लाख रुपए होना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें 2 लाख के आसपास होता है, लेकिन इसके बारे में बताया नहीं गया कंपनी अधिनियम में। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आया। तो यहाँ तक हो गया हमारा पेड अप कैपिटल, इसमें कितना 5 लाख होता है। ठीक है, और भी बहुत सा चीज़ें होता है जो आपको डिफरेंस में मिल जाएगा। आप अपना क्लास 11th में ये सारी चीज़ें पढ़े हैं, क्योंकि हम अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं और अकाउंट्स में इतना डीप में नहीं जाना है, क्योंकि आपके अभी इसमें सिलेबस में अकाउंट्स के सिलेबस में इतना काफ़ी है। आपको मिनिमम तो इतना ही पढ़ना है जितना मैंने पहले ही बता दिया। ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये सब आपको और भी बहुत सी चीज़ें हैं, कि अंतर नियम क्या होता है और सीमा नियम क्या होता है, टेबल ए कौन बनाता है, ये सारी बहुत सी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ इसमें मिलेंगे। इसमें गणपूर्ति संख्या कितनी होती है जिसको कोरम होता है, कोरम संख्या कहते हैं। ये सारे चीज़ें इसमें मिलेगा अंतर में, बहुत बढ़िया से डिटेल में जाएगा इन दोनों के बारे में। लेकिन हम उतना अंदर नहीं चलते हैं, क्योंकि हमें अपना कोर्स भी कंप्लीट करना है और वीडियो को थोड़ा मतलब जल्दी बनाना है और ज़्यादा टॉपिक पढ़ाना है, इसलिए उतना लेंदी हम नहीं करते। क्लियर हो गया बात, इतना क्लियर है। ठीक है, अगर आपको इससे बाद कोई भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में, यहाँ पे ये समझते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम क्या, अगला टॉपिक अंश पूंजी। ठीक है, आपको ये दोनों समझ में आया, लेकिन एक बात और बताना मैं भूल गया। देखिए एक बात और है कि प्राइवेट कंपनी में एक कंपनी होता है जिसको 1 पर्सन कंपनी कहते हैं, एक व्यक्ति वाली कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। ये भी अब कंपनी अधिनियम 2013 के हिसाब से एक व्यक्ति भी कंपनी खोल सकता है, जबकि निजी कंपनी के लिए कितना चाहिए, न्यूनतम 2 चाहिए ना। लेकिन अब कंपनी अधिनियम 2013 के हिसाब से एक व्यक्ति भी कंपनी खोल सकता है। लगभग सारा चीज़ें नियम कानून इसी की तरह है, लेकिन एक व्यक्ति भी खोल सकता है। इसको एक अलग संज्ञा दिया गया, एक अलग कैटेगरी इसका कर दिया गया है, जिसको एक व्यक्ति वाली कंपनी कहते हैं। वो प्राइवेट कंपनी नहीं कहलाता, ना वो पब्लिक कंपनी कहलाता, बल्कि वो क्या कहलाता है, 1 पर्सन कंपनी कहलाता है। क्लियर है। चलिए अब आता है हम लोग अगला टॉपिक, अंश पूंजी। अंश पूंजी क्या होता है, तो देखिए अंश पूंजी क्या होता है, एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। पहले ये समझते हैं संयुक्त पूंजी वाली कंपनी क्या होती है। देखिए कोई भी कंपनी अगर अपनी पूंजी अंशों के निर्गमन से प्राप्त करती है तो उस प्रकार की कंपनी को हम लोग संयुक्त पूंजी वाली कंपनी कहते हैं। यानी कई लोगों की पूंजी को संयुक्त रूप से करके हम कंपनी का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसलिए संयुक्त पूंजी वाली कंपनी कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमने बताया कि एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी अपना व्यवसाय जो है वो स्वयं की पूंजी से नहीं करती, बल्कि स्वयं की पूंजी से नहीं, बल्कि जनता की पूंजी से करती है।
बल्कि किसके, जनता की पूंजी से करती है। एक कंपनी जो है वो अपना व्यवसाय खुद की पूंजी नहीं लगाता उसमें, बल्कि जनता की पूंजी को लगाता है उसमें, जनता की पूंजी से करती है। यह अपनी पूंजी प्राप्त करने के लिए क्या करता है, प्राप्त करने के लिए उससे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अंश निर्गमन करता है। यानी जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है, यहाँ समझिए, जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है वही अंश कहलाता है, उसी को निर्गमन करके जनता से प्राप्त करती है। ठीक है, और इसीलिए ऐसी पूंजी को हम क्या कहते हैं, ऐसी पूंजी को अंश पूंजी कहते हैं, अंश पूंजी कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा लिखना भूल गया था, अंश पूंजी कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुआ। मतलब क्या है, इसको और भी अच्छे तरीके से समझिए। देखिए, एक अंश पूंजी का मतलब क्या होता है कि जैसे एक कंपनी है, वो अपनी जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको पूंजी की आवश्यकता पड़ती है ना। बिजनेस चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल उसका जो है उसका खुद का नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वो दूसरों से यानी जनता से प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है, तो उसके लिए वो छोटा छोटा टुकड़ा उसको बांट कर, जिसे अंश कहते हैं, उसको वो निर्गमित करता है। जनता अंश खरीदती है तो कंपनी को पूंजी मिलता है। तो उसी प्रकार से जो प्राप्त पूंजी होता है, उसी पूंजी को हम क्या कहते हैं, उसी पूंजी को हम लोग अंश पूंजी, शेयर कैपिटल कहते हैं। और एकदम सरल शब्द में बोल दिया है तो एक लाइन में डिफिनेशन कि अंश निर्गमन से प्राप्त पूंजी को अंश पूंजी कहते हैं। बहुत आसान, अंश निर्गमन से प्राप्त पूंजी को अंश पूंजी कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात है, क्लियर है। अब इसके कई टाइप्स होते हैं, अब उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं क्या, अंश पूंजी के प्रकार। अंश पूंजी के प्रकार ये मुख्यतः प्रकार के हैं। देखिए, जिसमें सबसे पहला अधिकृत पूंजी, इसको कई और नामों से जाना जाता है, जैसे रजिस्टर्ड पूंजी, जैसे नाम मात्र का पूंजी, इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये होता क्या है, अधिकृत यानी ऑथराइज्ड, या रजिस्टर्ड कर सकते हैं पंजीकृत पूंजी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ये जो है पंजीकरण के समय यूज होता है। तो बहुत लोग इसको समझने में बहुत गलती करते हैं, बहुत ढेर सारे इसमें हमेशा कंफ्यूजन लेके दिमाग में चलते हैं और गलत समझते हैं। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा कि अधिकृत पूंजी क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है। ठीक है, यानी अधिकृत पूंजी जो होगा वो ऐसा शेयर कैपिटल का वो अधिकतम हिस्सा है, जब कंपनी अपने आप को रजिस्टर करती है, यानी जब कंपनी अपने आप को रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रार के पास जाती है। अब देखिए, कंपनी खुद जा रही है, हम इसलिए बोलें कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति की तरह होती है, इसलिए कंपनी को हम वहाँ पे इस तरह की संज्ञा लेते हुए चल रहे हैं। तो कंपनी जब रजिस्ट्रार के पास जाती है अपने आप को रजिस्टर करने के लिए, अपने आप को पंजीकृत कराने के लिए, तो ऐसे कंडीशन वहाँ पर उसमें बताया रहता है, उसमें बताते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में कि हमारा जो कंपनी होगा वो अपने लाइफ टाइम में इस अमाउंट से ज़्यादा, जैसे मान लेते हैं कि 5 लाख, इस अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा रुपए का पूंजी नहीं निर्गमित करेगा। ठीक है, 5 लाख रुपए से ज़्यादा निर्गमित नहीं करेगा पूंजी। तो ये अमाउंट जो होगा, ये अमाउंट हमारा क्या होगा, अधिकृत पूंजी का लगेगा। ये एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, अधिकृत पूंजी क्या है, अधिकृत पूंजी वो अमाउंट है अंश पूंजी का, वो मैक्सिमम अमाउंट जिससे ज़्यादा वो पूंजी नहीं निर्गमित करता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि वो तुरंत पूरा का पूरा निर्गमित कर दे, वो तुरंत भी कर सकता है, थोड़ा थोड़ा रोक के भी कर सकता है। ये बात समझने वाली बात है। लेकिन क्या बता रहे हैं कि अधिकृत पूंजी इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि रजिस्टर में इसको अंकित किया जाता है, रजिस्टर में लिखा जाता है कि हाँ, इस कंपनी की पूंजी इतना ही होगा। तो इसके बारे में ये सेंटेंस बनाया जाता है कि अधिकृत पूंजी वह पूंजी है जो कंपनी को पंजीकरण कराते समय लिखा जाता है। ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा, जो पंजीकरण कराते समय उस पंजीकरण में लिखा जाता है वही उसकी अधिकृत पूंजी होती है। क्लियर हो गया, वो मैक्सिमम है, यानी 5 लाख रुपए जो हम बता रहे हैं एग्जांपल, इससे ज़्यादा कंपनी अपना पूंजी नहीं निर्गमन कर सकता है, उससे ज़्यादा अमाउंट वो अंश पूंजी नहीं कलेक्ट कर सकता है। क्लियर हो गया। अब ऐसा हो सकता है, जैसे हमने 5 लाख बताया, अब कंपनी जो है जब है वो बहुत बढ़ेगा, बहुत ब्रॉड होते जाएगा, उसका व्यापार बहुत अच्छा होते जाएगा, तो उससे क्या होगा, अपने आप को फैलाना होगा। और किसी भी कंपनी को अपने आप को बड़ा करना है तो उसमें क्या होगा, उसमें पूंजी लगानी पड़ेगी, उसके पूंजी को बढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसे कंडीशन में उस कंपनी को अपना अधिकृत पूंजी चेंज कराना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास वापस जा करके। ठीक है, तो जब चेंज करा लेता है तो चेंज भी हो सकता है, लेकिन वापस से उसको रजिस्ट्रार के पास जाके चेंज कराना पड़ता है। खुद से कोई बिना रजिस्ट्रार के पास जाके चेंज कराए बिना उससे मैक्सिमम अमाउंट वो नहीं निर्गमित कर सकता, उससे मतलब ज़्यादा अमाउंट वो नहीं निर्गमित कर सकता, क्योंकि यही जो है वो मैक्सिमम पॉइंट है, जहाँ तक वो कैपिटल निर्गमित कर सकता है। क्लियर है। ठीक है, उसके बाद आता है निर्गमित पूंजी। निर्गमित पूंजी क्या है,
निर्गमित पूंजी देखिए जब इस 5 लाख यानी ये ऑथराइज्ड कैपिटल का जो भाग जनता में इशू किया जाता है खरीदने के लिए, ठीक है, यानी 5 लाख में से मान लीजिए कि 3 लाख जनता को निर्गमन के लिए 3 लाख रुपए का, ठीक है, 3 लाख रुपए का अंश जनता में निर्गमन किया खरीदने के लिए, 3 लाख रुपए तक का अंश जनता में निर्गमन किया खरीदने के लिए, तो वो जो अंश निर्गमन कर रहा है उससे जो प्राप्त पूंजी होगा उसी को निर्गमित पूंजी कहेंगे, ठीक है, समझ में आया बात। 5 लाख में से 5 लाख पूरा नहीं कर रहा है क्योंकि उसको रखा है 2 लाख, बाद में जब जरूरत पड़ेगा तब करेगा, उसमें से 3 लाख कर रहा है तो ये 3 लाख रुपए ही निर्गमित पूंजी कहलाएगी। निर्गमित पूंजी यानी अभी मार्केट में निर्गमन किया गया, अब जनता उसको खरीद सकता है। क्लियर हो गया बात, ये निर्गमित पूंजी है। और जो 2 लाख बचा जो निर्गमित नहीं हुआ उसी को अनिर्गमित पूंजी कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, अनिर्गमित पूंजी, ठीक है। उसके बाद आता है प्रार्थित पूंजी। प्रार्थित पूंजी सब्सक्राइब्ड कैपिटल प्रार्थित पूंजी वह पूंजी है जो निर्गमित पूंजी में से जनता खरीदने के लिए एप्लीकेशन डाल देती है। जैसे हम लोग एडमिशन लेने जाते हैं तो एडमिशन फॉर्म भरते हैं ना, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं ना, हम अप्लाई करते हैं कि हमें वहाँ पे एडमिशन चाहिए। उसी तरह जनता को जब अंश पूंजी खरीदना रहता है तो वो भी एप्लीकेशन डालता है। तो जितने अमाउंट की पूंजी के लिए जनता एप्लीकेशन डालती है उसी अमाउंट की पूंजी को हम लोग क्या कहते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है, उसी अमाउंट के लिए हम लोग सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं 3 लाख में से जनता ने केवल 2 लाख के लिए ही लेने के लिए एप्लीकेशन डाला, जनता से केवल 2 लाख का ही एप्लीकेशन आया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग अप्लाइड कैपिटल भी कह सकते हैं, ठीक है, आवेदित पूंजी भी कह सकते हैं, ठीक है, आवेदित पूंजी भी कह सकते हैं। जनता इतना प्रार्थना पत्र डाला है, अप्लाई किया है, इसलिए ये अप्लाइड कैपिटल होगा या हमारा प्रार्थित पूंजी कहलाएगा। क्लियर हो गया बात। इसके बाद इसके 2 स्वरूप हैं, इसके बारे में हम आगे चलते हैं, पहले इनको समझते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होता है याचित पूंजी। देखिए याचित पूंजी क्या है, याचित यानी कॉल्ड अप कैपिटल। अब देखिए, अब इसको समझने के लिए एक पॉइंट आपको और समझना है। अब इस बात को समझने के लिए आपको एक पॉइंट और समझना है कि कोई भी अंश जो होता है उसके पैसे को कंपनी इंस्टॉलमेंट में मांगता है, उसके पैसे को कंपनी क्या करता है, किस्तों में मांग करता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं यहाँ पर 10 रुपये का एक अंश है, 10 रुपये का पर शेयर है, एक अंश है, ठीक है। तो कंपनी का अपना इच्छा है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने से डिसाइड करते हैं कि 10 रुपये उसे कैसे मांगना है, कितने कॉल्स पे लेना है। कोई कंपनी इकट्ठा मांग लेता है, ठीक है, यानी उसको फुल्ली कॉल्ड अप कैपिटल के तौर पे मांगता है, ठीक है। कोई कंपनी उसको 2 किस्त में मांगता है, कोई कंपनी 3 किस्त में मांगता है, कोई कंपनी कितने किस्त में मांगता है। तो समझिए, देखिए, तो कंपनी मैक्सिमम कितने किस्त में मांग सकता है वो बात करते हैं। एप्लीकेशन में मांगता है पहला किस्त, दूसरा अलॉटमेंट में मांगता है, हम पूरा लिख देते हैं क्योंकि आप लोग पहली बार देख रहे हैं। एप्लीकेशन में यानी आवेदन पर, अलॉटमेंट पे यानी आवंटन पर, फिर होता है फर्स्ट कॉल पर यानी प्रथम याचना पर, फिर होता है सेकंड कॉल पर यानी द्वितीय याचना पर, और फिर होता है फाइनल कॉल पर यानी अंतिम याचना पर। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है, इससे ज़्यादा कंपनी इंस्टॉलमेंट नहीं बना सकता, ठीक है, इतना बना सकता है। हाँ, इससे कम बना सकता है, इससे कम उसके ऊपर है, वो चाहे तो सेकंड में ही फाइनल भी रख दे, मतलब सेकंड को ही फाइनल मान ले, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल इसको कहेंगे। मतलब इसके बाद अगर कॉल किस्त नहीं बनाता है तो इसी को सेकंड एंड फाइनल कहेंगे। अगर कंपनी फर्स्ट कॉल पे ही तक ही रखे तो फर्स्ट एंड फाइनल यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। और कंपनी अगर अलॉटमेंट में ही मांग लेता है तो यही दोनों बस रहेगा, अलॉटमेंट एंड फाइनल नहीं कहेंगे, केवल अलॉटमेंट उसको कहेंगे, ठीक है। और कंपनी एक ही बार में पूरा मान ले तो बात अलग है। तो यही चीज़ है। तो कंपनी जो अपनी पूंजी को, अपने पैसे को, प्रत्येक अंश के पैसे को इतने किस्तों में बांट के मांगता है। जैसे मान लेते हैं 2 रुपये यहाँ पर, 2 रुपये यहाँ पर, 2 रुपये यहाँ पर, 2 रुपये यहाँ पर और 2 रुपये यहाँ पर, ऐसे करके हमने तो इक्वल रख लिया, इक्वल कंपनी के ऊपर है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, ऐसे करके भी मांग सकता है। उसके ऊपर डिसाइड करें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना क्या बनाते हैं, ठीक है, क्या रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं। बात समझ में आया। अब देखिए, अब इसको समझते हैं। तो याचित पूंजी क्या है? याचित पूंजी का मतलब मांगा हुआ कैपिटल, यानी जनता ने जब अंश खरीदा, यहाँ पे अप्लाइड किया, तो देखिए अप्लाइड करते ही एप्लीकेशन का पैसा चला जाता है, वो बिना मांगे ही मिल जाता है। अप्लाइड करते हैं एप्लीकेशन का पैसा चला जाता है और उसके बाद सारी पूंजी को मांगता है। जैसे मान लेते हैं कंपनी ने केवल यहाँ तक मांग किया हुआ है, फर्स्ट कॉल तक मांग किया, तो कंपनी ने कितना, प्रत्येक शेयर पे 6 रुपये मांगा है ना, तो बाकी 2 रुपये बच गया ना, नहीं मांगा है, तो वो जो जितना मांगा है उसी को याचित पूंजी कहेंगे। यानी प्रत्येक कैपिटल का, प्रत्येक शेयर का जो 6 रुपये वो कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगा।
ठीक है, यानी मांगी हुई पूंजी। और पूरा अगर मांग लिया है तो पूरा ये हमारा क्या हो जाएगा, मांगी हुई पूंजी। जैसे हमारा सब्सक्राइब अप्लाइड कैपिटल इतना है ना, तो अप्लाइड कैपिटल में से यानी जितना अंश हमने खरीदने के लिए एप्लीकेशन दिया है, अब उसमें से जितना कंपनी मांग लिए वो हो गया। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल रख लेते हैं कि 1.5 लाख कंपनी ने मांगा, 1.5 लाख कंपनी ने मांगा, और जो नहीं मांगा वो रख लिया अपने पास, ठीक है, ना मांगी हुई पूंजी हो गया। क्लियर हो गया, अयाचित पूंजी हो गया वो, ठीक है। जैसे ये 4 रुपये पर शेयर अयाचित पूंजी है और ये 6 रुपये पर शेयर याचित पूंजी है, ठीक है, बात समझ में आया। इसके बाद होता है चुकता पूंजी। अब देखिए चुकता पूंजी क्या होता है, इसी को अभी रहने देते हैं। देखिए चुकता पूंजी क्या होता है, तो चुकता पूंजी का मतलब कि जितना मांगा गया है, जितना कंपनी ने पैसा मांगा है, उस पैसा में से जनता जितना पेमेंट कर चुका है, उस पैसे को चुकता पूंजी कहते हैं। जैसे कंपनी ने फर्स्ट ऑफ ऑल मांगा है लेकिन जनता ने केवल इतना ही पैसा का पेमेंट किया है, केवल 4 रुपये तक का ही पेमेंट किया है, तो यही पेड अप कैपिटल होगा, यही पेड अप कैपिटल होगा। और जितना पैसा वो पेमेंट नहीं करता है, मांगने के बाद भी पेमेंट नहीं करता, वो एरियर हो जाता है, बकाया पूंजी, कॉल्स इन एरियर, ठीक है, बकाया पूंजी हो जाता है। बात समझ में आया, जिसको अवशिष्ट याचना कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, बात समझ में आया कि हमारा चुकता पूंजी क्या है, मांगी हुई पूंजी का वो पोर्शन जो जनता चुका देता है, जो जनता पेमेंट कर देता है, चुका देता है, वो चुकता पूंजी है। और जो पैसा नहीं चुकाता है वो हमारा बकाया पूंजी कहलाता है, ठीक है, कॉल्स इन एरियर और अवशिष्ट याचना कहलाता है। फिर उसके बाद ये लास्ट इन सबसे अलग है थोड़ा सा, रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल में देखिए रिजर्व वर्ड है, संचित वर्ड है। रिजर्व होता क्या है, तो रिजर्व एक ऐसा संचय बना कर रखना, मतलब पैसा अपना कहीं से निकाल के रखना जो आपके ज्ञात एवं अज्ञात दायित्वों के लिए रखा जाता है। यानी अगर फ्यूचर में कभी भी ऐसा कोई ऊपर नीचे का कंडीशन, जोखिम भरा कंडीशन आता है, यानी कि कोई हानि वगैरह हो जाता है, तो हम पैसा रखे हैं, उससे हम लोग उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात एवं अज्ञात हानि के लिए ज़्यादातर संचय जो होता है, सामान्य संचय, वो अज्ञात हानि के लिए होता है। कभी भी उसका यूज़ किया जा सकता है, किसी भी चीज़ों में, ज़्यादातर चीज़ों में उसका यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर लेकिन रिजर्व कैपिटल क्या है, रिजर्व कैपिटल में से रिजर्व बनाया गया है, कैपिटल में से रिजर्व बनाया गया। तो ये बनता कहाँ से, तो समझिए, देखिए जब हम याचित पूंजी होता है, ठीक है, उसमें से तो हमें पैसा मिलता है नहीं मिलता है वो सारा हिसाब किताब है, लेकिन जितना पैसा हम नहीं मांगे, जैसे हमने यहाँ पे याचित पूंजी में 1.5 लाख लिखा है और अप्लाइड के लिए 2 लाख किलो था, यानी 50,000 रुपये बचा है ना, वही पैसा है। यानी अयाचित पूंजी को कंपनी, अयाचित पूंजी में से कुछ भाग कंपनी रिजर्व बना सकता है। जैसे हम यहाँ पे पूरा के पूरा ले रहे हैं, इसी को रिजर्व कैपिटल कहेंगे। यानी अयाचित पूंजी का वह भाग जो कंपनी तब तक नहीं मांगता है जब तक कि कोई समस्या ना खड़ा हो जाए, जब तक कि कोई समस्या ना खड़ा हो जाएगा, यानी उसको रिजर्व के तौर पे रख लिया रहता है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे रिजर्व को हम लोग क्या कहते हैं, संचित पूंजी कहते हैं। या तो ज़्यादातर इस कैपिटल का मांग कब किया जाता है, कंपनी के समापन में, ठीक है, इस कैपिटल का मांग कब किया जाता है, इस कैपिटल का मांग कंपनी के समापन में किया जाता है, यानी कंपनी के समापन तक अपने पास रिजर्व करके रखा गया है। इसी प्रकार के पूंजी को संचित पूंजी कहते हैं। अयाचित पूंजी का वह भाग जो कंपनी के समापन पे मांगती है, उस पूंजी को क्या कहते हैं, संचित पूंजी हम लोग कहते हैं। बात क्लियर है, समझ में आया। अब 2 चीज हम जो छोड़े थे, ये 2 पॉइंट, तो प्रार्थित एवं पूर्णदत्त। प्रार्थित एवं पूर्णदत्त का मतलब होता है कि कंपनी ने जितना अप्लाइड किया, अगर उस अप्लाइड शेयर का पूरा पैसा मिल गया है, जैसे कंपनी ने अप्लाइड किया, ये देखिए अप्लाइड किया 2 लाख हमने बताया ना, तो इसमें 2 लाख में कई हिस्से में 2 लाख मांगेगा ना, कई हिस्से में मांगेगा। तो अगर ये 2 लाख अप्लाइड पैसा है और ये पूरा पैसा मिल गया है, ठीक है, उसके बाद इसको मांगा जाएगा इसके कॉल्स को, और वो पूरा कॉल्स मिल जाता है, तो उस पैसे को मतलब उस पोर्शन के शेयर को हम लोग सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप करते हैं, ठीक है। आगे जैसे जैसे आप इसके क्वेश्चन पे आएंगे ये बातें और क्लियर हो जाएगा, आगे जब आप इसके क्वेश्चन पे आएंगे ये बातें और क्लियर होता है, घबराने की बात नहीं है। प्रार्थित एवं पूर्णदत्त क्या होता है, कंपनी में जो एप्लीकेशन हुआ है, कंपनी में जो एप्लीकेशन हुआ है, उस एप्लीकेशन के पैसे को जब जनता पूरा चुका दिया रहता है, ठीक है, यानी जितना भी अप्लाइड शेयर है, उस सारे शेयर का जितना भी मांग हुआ है, वो सारा मांग का पैसा अगर चुका दिया, यानी मांग नहीं भी हुआ है, मतलब कि इसमें एक कंपलसरी होता है, इसमें एक कंपलसरी कि ये सारा मांग होना चाहिए तभी तो पूरा पैसा चुकेगा ना। बात समझ में आ रहा है। अगर जैसे हम यहाँ पर अभी क्योंकि हम कैपिटल अमाउंट लेके चल रहे हैं इसलिए दिक्कत हो रहा है, चलिए इसको शेयर में बना लेते हैं। मान लीजिए प्रत्येक शेयर 10 रुपये का, तो 5 लाख का 10 रुपये के हिसाब से कितना शेयर हुआ, 50,000 शेयर हुआ, ठीक है। और हमारा निर्गमन जो है 3 लाख का 10 रुपये के हिसाब से कितना हुआ, 30,000 हुआ, ठीक है। और अप्लाइड जो है वो कितना 10 रुपये के हिसाब से कितना हुआ, 20,000 हुआ। अब समझ में आएगा, देखिए 20,000 पर शेयर 10 रुपया, यही है ना। अब इस 10 रुपये के शेयर में ये अगर पूरा पैसा मिल गया,
प्रत्येक शेयर का ये पूरा 10 रुपये मिल गया, यानी 20,000 पे पूरा 10 रुपये मिल गया, यानी 2 लाख मिल गया। तो इसी प्रकार के शेयर को हम लोग प्रार्थित एवं पूर्णदत्त कहेंगे, क्योंकि प्रार्थित भी और पूरा पेडअप भी है, पूरा यानी मिल भी चुका है, ठीक है, पूरा चुकता भी है। तो इस प्रकार के शेयर को हम लोग सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेडअप कहेंगे। लेकिन अगर बाई चांस हमारा प्रार्थित तो है, लेकिन इसमें 20,000 शेयर में से केवल 19,000 ने पूरा दिया और 1,000 शेयर वालों ने अपना पैसा नहीं चुकाया, अपना पैसा नहीं चुकाया, मांगने पे नहीं चुकाया, यानी वो कॉल्स नहीं दे पाए, या फिर कंपनी ने मांगा ही नहीं। जैसे यहाँ तक हमने बताया था कंपनी ने आज ना इतना ही किया, बाकी 2 रुपये 4 रुपये छोड़ दिया, या फिर कंपनी ने मांगा ही नहीं। तो ऐसे दोनों प्रकार के शेयर, यानी जो जनता ने नहीं चुकाया या जितना कंपनी ने नहीं मांगा, यानी प्रार्थित तो है लेकिन पूरा पैसा उसमें मांगा नहीं गया या पूरा पैसा उसमें मिला नहीं है, वो शेयर को हम लोग किस में डालते हैं? प्रार्थित लेकिन पूर्णदत्त नहीं में, क्योंकि वो अभी पूरा उसका पैसा नहीं मिला है। यानी ये 1,000 का पोर्शन का शेयर जो होगा वो क्या होगा? प्रार्थित लेकिन पूर्णदत्त नहीं, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ये होता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं रोक रहा हूँ। इसके बाद देखिए हम लोग अंश के प्रकार देखेंगे, और उसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर बात समझ में आया होगा। इसको आप अच्छे तरीके से देखिए, नोट्स बनाना है तो नोट्स भी इसका कर सकते हैं, कोई ज़्यादा डिटेल का नोट्स भी बनाने की जरूरत है, शॉर्ट नोट बनाइए, रिवीजन के तौर पे आपका क्विक नोट्स वो बन जाएगा, वो कॉपी। तो आप इसका नोट्स बनाइए, अच्छे तरीके से को लिखिए, समझिए। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो कमेंट कीजिए, या फिर हमारे व्हाट्सएप पे आप हमसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ हम लाइव क्लास भी स्टार्ट कर चुके हैं, उसका व्हाट्सएप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे उस ग्रुप को ज्वाइन करें, लाइव क्लास वाले ग्रुप को कैसे हम ज्वाइन करें, तो उसका लिंक आपका मिल जाएगा। इसके साथ साथ हमारा फेसबुक पेज है शारदा ग्रुप ऑफ कॉमर्स का, उसका भी आपका लिंक मिल जाएगा फेसबुक पेज का, वहाँ पर भी आप जाकर उसको लाइक कर सकते हैं और वहाँ पर भी सारा डिटेल मिल जाएगा। इसके साथ साथ अब हम टेलीग्राम पे भी आ चुके हैं, अब हमारा चैनल टेलीग्राम पे भी आ चुका, और उस टेलीग्राम के चैनल पे हम आपको यूट्यूब वीडियो के लिंक देंगे, साथ साथ हम जो लाइव क्लासेस चलाते हैं उसका हम स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं, यानी उस लाइव क्लास को हम रिकॉर्ड भी करते हैं, उस वीडियो को भी हम टेलीग्राम चैनल पे डालेंगे। और वहाँ एक प्लस पॉइंट और है कि वहाँ पर आपको PDF नोट्स भी मिलेगा, तो ये बहुत आसान है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जानते हैं, उसका कोई भी चार्जेस हम ले नहीं रहे हैं। आप आराम से टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, इसके साथ साथ यूट्यूब का वहाँ पे लिंक तो जाएगा, और यूट्यूब आप लोग पहले से, अब इसको क्या करना है, आप लोगों को इस सारे चीज़ों को समझना है। और हमको लग रहा है आज, पता नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आप लोगों को थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, इसे समझने में आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि बहुत नया चीज़ है और बहुत पेचीदा चीज़ लग रहा होगा। तो पेचीदा इसलिए क्योंकि आप लोग अभी नया स्टार्ट किए हैं, घबराने वाली बात नहीं है। ये सारा डिटेल्स, जैसे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आएंगे, जैसे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आएंगे, ये सारा का सारा डिटेल्स, ये सारे के सारे वर्ड्स उस क्वेश्चन में मिलते रहेंगे। और हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले उसको एनालिसिस में पूरा बताते हैं कि वो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो वहाँ पर बार बार मैं इस चीज़ को डिटेल करूँगा, तो क्वेश्चन लगाते लगाते इस चैप्टर के आप शेयर के मास्टर हो जाएंगे, ये कंफर्म है। आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आएगा, विश्वास रखिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, पढ़ने वाले बच्चों तक पहुँचाइए। बस इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।